गुड मॉर्निंग आदर्श श्रेया। गुड मॉर्निंग सर। श्रेया, मैंने जो लास्ट क्लास ली थी ना, उसमें खाली डाउट्स लिए थे, तो इस वजह से मैंने शेयर नहीं किया था वो क्लास। ठीक है। हम लोग 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, कोई और ज्वाइन कर रहा हो तो फिर शुरू करते हैं। सॉरी सर, वो मेरा माइक काम नहीं करता है ना। ओके, कोई बात नहीं, अभी तो कर रहा है, अभी अच्छे से आ रहा है साउंड। हाँ, तो मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करके बात करी। ओके ओके। सो ओके श्रेया, सर। मैं बोल रहा था क्लास हम लोगों ने खाली डाउट्स लिए थे तो कौन से चैप्टर के? इसी के एटम, मतलब डाउट्स नहीं, बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। आपने? कि आप भी एब्सेंट थे और एक दो लोग और भी एब्सेंट थे, तो मैंने सोचा कि खाली डाउट्स कर लेते हैं। ओके सर। सर आपको सिर्फ वीडियो बता देना, तो मैं भी देख लूँ क्वेश्चन। क्या कह रहे थे? एक बार आप ना जो वीडियो अपलोड करें तो बता देना, ताकि मेरे को क्वेश्चंस मिल जाए ना। ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बोलो। पोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? पोलर मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा श्रेया। मोलर कंडक्टिविटी होता है, अगर हम लोग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लें, मतलब 1 मोलार सॉल्यूशन लें, तो उसके थ्रू कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आती है? कंडक्टिविटी आपने सुना होगा, एक रेजिस्टिविटी का नाम सुना है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। यस सर। सो अगर मैं यहां पर कर देता हूं 1/रो, तो उसको बोलते हैं, रो क्या है? रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? 1/रो, उसको बोलते हैं सिग्मा। यस सर। इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर 12th क्लास में। ओके सर। ठीक वो है। इसी के चैप्टर में था, मतलब क्वेश्चन था ऐसे मोल कंसेप्ट पे। क्वेश्चन सेंड कर दिया आपको 1 मिनट में। अभी स्किप कर दो, मेरा ओपिनियन ये रहेगा, जब तक वो नहीं सोल्व करते ना हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पर जाके सब कुछ दोबारा डिस्कस होगा। यस सर। क्या बात है, बाकी लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? प्रणव आ गया। प्रणव, संडे की क्लास में एब्सेंट थे आप? हेलो प्रणव। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, संडे की क्लास में आप एब्सेंट थे। गुड मॉर्निंग प्रणव, लेकिन यस संडे सर। की क्लास में आप एब्सेंट क्यों थे? हाँ सर, संडे की क्लास में गलत बात है ना।
ओके सर, हाँ सर, मैं देख लूँगा। ऐसे नहीं अच्छा, करना चाहिए। यस सर। चलिए ठीक है। हाँ, आयुष तो आ गया है। गुड मॉर्निंग आयुष। गुड मॉर्निंग सर। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे डिले करने का कोई फायदा नहीं है। सो बेसिकली मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहले शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कैसे कैसे आपको दिखाई देते हैं। सो सबसे बेसिक जो सबसे पहला ऑर्बिटल होता है वो एस ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल सिंपली आपको स्फेरिकल शेप में दिखाई देगा। ये यहाँ पर मैंने एक स्फीयर बनाया है, देख पा रहे होगे आप। ये एस ऑर्बिटल है। ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि आपके पास जो स्फीयर होते हैं ना, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तीनों डायरेक्शन वो एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ये आपके पास एक स्फीयर है और ये स्फीयर तीनों डायरेक्शन में आपका सिमेट्रिकल होगा। इतना बात समझ में आया? हेलो, यस सर। ठीक है। आद्या, हाँ, ये ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल, होगा। ये ऑर्बिटल है। अब आपने पी सब शेल देखा हो, पी सब शेल के 3 पार्ट हुआ करते थे। यहां पर m की वैल्यू 3 लेके हम लोग 3 बॉक्सेस बनाते थे। एक को -1 लेते थे, एक को 0 लेते थे, एक को +1 लेते थे, है ना? हाँ। तो अब इनको दूसरा नाम दे सकते हैं। पी सब शेल के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहले को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, 3 पार्ट्स होते हैं पी सब शेल के। पहले को बोलते हैं पी एक्स, सेकेंड को बोलते हैं पी वाई, थर्ड को क्या बोलते हैं? पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड 3 पार्ट आपके हो जाएंगे। पी एक्स कैसा दिखाई देगा? इसको बोलते हैं डम बेल शेप। डम्बल शेप होती है ये, और ये दिखाई देगा कुछ इस तरह से। आपको दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली एक लोब यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा लोब, सॉरी, दोनों लोब एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन सेंटर पे जो ओरिजिन है वहां पर आपके पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ओरिजिन पे कुछ भी इसका पार्ट नहीं होगा। तो ये सिर्फ पी सब शेल के लिए है। ये सिर्फ पी सब शेल के लिए है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड 3 पार्ट होंगे पी सब शेल के। मतलब कोई भी एलिमेंट होगा तो फिर उसका जो पी सब शेल होगा वो इसी शेप में रहेगा, शेप चेंज नहीं हो सकता पी सब शेल का। कोई भी एलिमेंट का पी सब शेल इसी तरह से दिखाई देगा। आद्या, कोई भी एलिमेंट हो ना, पी सब शेल अगर है तो सिर्फ इसी तरह से दिखाई देगा। सो पी एक्स ऐसे, पी वाई ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग दिखाई देगा, और पी जेड जेड एक्सिस के अलोंग दिखाई देगा। इसमें किसी कोई डाउट है तो बता दो, ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूं। अगर डाउट नहीं है तो फिर कॉपी कर लो। नहीं, एक यहाँ पर डबल बी आएगा। डम्बेल में डबल बी आता है। और यार इसको मैं इरेज करके लिख देता हूँ।
हेलो 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 यस सर। अरे सॉरी, मेरा नेटवर्क थोड़ा ख़राब है आज, वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, तो उस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये पी जेड है, पी वाई, पी एक्स, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स वाई, ये एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग एक्स वाई जेड। सो ये जेड एक्सिस के लॉन्ग आएगा आपका। शेप कैसी है? डम बेल शेप। ओके, ये तीन ऑर्बिटल मिला के पी सब शेल बनाते हैं। जल्दी से एक बार कॉपी कर लो। हेलो हेलो, यस सर। कॉपी हो गया था? हाँ। हाँ ठीक है, सर। तुम आगे कंटिन्यू कर दो। अच्छा, वहाँ पे आप एस ऑर्बिटल के लिए स्फेरिकल क्यों दिखा रहे थे, जबकि डबल शेप? सिमेट्रिकल। एस ऑर्बिटल मैंने कैसे बनाया है आज्ञा? जो पी ऑर्बिटल थी वो तो डम्बेल शेप बना रहा था, लेकिन एस ऑर्बिटल कैसा बनाया था? ऐसा बनाया था। हाँ, ये स्फेरिकल। क्या है? स्फीयर है। हाँ। और स्फीयर क्या होगा? चारों ओर सिमेट्रिकल होगा, मतलब हर एक डायरेक्शन में सिमेट्रिकल होगा। ऐसा तो नहीं होगा किसी एक्सिस के लॉन्ग ज्यादा है, किसी एक्सिस के लॉन्ग कम है। नहीं। तो इस वजह से एस ऑर्बिटल को स्फेरिकली सिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ। वर्ड लिख लेना, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ठीक है। ठीक है।
हेलो आर्यन। यस सर। क्या कर रहे हो आप? बहुत लेट हो जा रहे हो क्लास में। सर मेरे को लगा 6 बजे से क्लास। 5:30 से क्लास होती है रेगुलर। रेगुलर क्लास 5:30 से हो रही है। काफी टाइम हो सर चुका। मेरा ज्वाइन ही नहीं हो रहा था अभी, इसलिए मैं लेट हो गया था। सर आपने मैसेज डाला था ना 6 के लिए। मैसेज कब डाला? 6 के लिए कब मैसेज डाला? 6 PM के लिए डाला, तो संडे की क्लास थी। ओ सॉरी, मैंने देखी नहीं थी, फिर मेरे को लगा वो AM का है, सॉरी। नहीं, 6 PM का संडे का क्लास डाला। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्बिटल्स का शेप बताया है। अब हम लोग डी ऑर्बिटल में आते हैं। डी ऑर्बिटल्स बेसिकली डी सब शेल के अंदर आपके पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। हाँ, पहले ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे DXY। एक्स भी वाई भी। दिखाएंगे कैसे? दोनों के ठीक बीच में 45 के एंगल पे डबल डंबल। डंबल शेप अभी अभी आपने देखा, डबल डंबल हो। मेरी थोड़ी राइटिंग खराब है, थोड़ा क्लीन बनाना। डबल डंबल क्या होगा? दोनों के ठीक बीच में, या इसको मैं थोड़ा क्लीन कर ही देता हूं। नहीं, अच्छा नहीं, फिर भी पहले से बेटर लग रहा है। तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। ये 45 के एंगल पे होगा, बिल्कुल बीच में आएगा दोनों साइड, और एक्स वाई ऑर्बिटल के अलोंग नहीं होगा, इन बिटवीन द एक्सिस ये लाई करता है। DXY, DYZ, इसमें भी बिल्कुल सेम होगा, लेकिन आपके जो एक्सिस हैं वो चेंज हो जाएंगे। इस बार एक्सिस को मैंने चेंज कर दिया, YZ एक्सिस मैंने यहां पर कर दिए। तीसरा आप देखिए, DXZ या ZX। चलिए, ये 3 ऑर्बिटल एक जैसे दिखाई देंगे आपको, बिल्कुल सिमिलर शेप रहेगी हर एक केस में। तो ये 3 ऑर्बिटल आपको एक जैसे दिखाई देंगे। इन तीनों को ड्रॉ कर लीजिए। नाम क्या होता है? डबल डंबल। यहां पर नाम हम लोग क्या देते हैं? डबल डंबल। उसमें क्या था? डंबल जैसा दिखाई दे रहा, मतलब डंबल आपने देखा होगा ना, हम लोग जिम में यूज करते हैं, तो वैसा कुछ दिखाई देता है। तो दो अगर कंबाइन कर दे तो डबल डंबल शेप हो जाती है।
ड्रॉ कर लीजिए, जैसे ही ड्रॉ हो जाए मुझे बता देना। थोड़ा अच्छा बनाना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, जल्दी से बना दो। थोड़ा नेटवर्क में इश्यू आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ आद्या, थोड़ा जल्दी से बना दो। एक्चुअली नेटवर्क में कुछ इश्यू आ रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है मेरा खुद का ही। अच्छा, इससे पहले जो आप एक एस ऑर्बिटल बताए, उसमें आप स्फेरिकल शेप दिखाए थे, और इसमें आप डी ऑर्बिटल बताए तो उसका कहाँ कोई आप अलग से शेप बताए, बस डी का अलग अलग ऑर्बिटल का तीन सुनो शेप। सुनो, डी ऑर्बिटल का शेप ये बताता हूँ, डबल डम्बल आपको दिखाई देंगे। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बल डायरेक्टली लिख सकते हो आप। आद्या समझ आ रही है बात? मतलब प्लेन बस अलग होगा, एक में वाई है तो दूसरे में जेड वाई, ऐसा? हाँ हाँ हाँ, तीनों में प्लेन अलग अलग होगा, और इस शेप का नाम होगा डबल डम्बल। हाँ। ये तीनों शेप्स ड्रॉ हो गई आप लोगों की। हेलो, ये तीनों अगर शेप ड्रॉ हो गई थी तो मैं नेक्स्ट दोनों ऑर्बिटल की बात करता हूं। नेक्स्ट ऑर्बिटल आपका होता है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये कैसे होता है? ये अलोंग द एक्सिस होता है, डबल डम्बल ही होगा लेकिन अलोंग द एक्सिस। इसको और थोड़ा बेटर बना दें। ये अलोंग द एक्सिस होगा, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ये ऐसे आपको दिखाई देगा। सुनाई दे रहा है? हाँ। हाँ ठीक है। तो ये ऑर्बिटल जो होगा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये अलोंग द एक्सिस आपको दिखाई देगा। जब डी जो लास्ट ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वेयर,
वो जेड एक्सिस के अलोंग होता है, लेकिन उसका एक्स वाई में कोई रोल नहीं होता। मतलब एक्स ऑर्बिटल और वाई ऑर्बिटल, अगर एक्स और वाई एक्सिस अगर आप ऐसे दिखा रहे हो तो डी जेड स्क्वायर एक डम्बेल होगा ऐसे, और एक्स और वाई प्लेन में डिस्क होगी। ये डिस्क कैसे, आप बचपन में डीवीडी देखी होगी आपने, तो उस डीवीडी की शेप में आपके पास क्या होता है, ये एक्स और वाई प्लेन में लाई करता है, ऐसे ही ये लाई करेगा। ऊपर और नीचे आपके पास क्या है, डंबल है, और बीच में एक डीवीडी होगी, एक्स और वाई प्लेन में वो डीवीडी लाई करेगी, तो उसको बोलते हैं कि डिस्क है बीच में। डी जेड स्क्वायर इस ऑर्बिटल का नाम होता है। ये लास्ट ऑर्बिटल है डी शेल का। डी सब शेल का ये लास्ट ऑर्बिटल था। समझ आया इतनी बात? हाँ। ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे में जो इक्वेशन लिख रहे हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ, वो क्या? इक्वेशन नहीं है, तो ऑर्बिटल का नाम है, ऑर्बिटल का नाम है आद्या। अच्छा। डी ऑर्बिटल के, डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। हाँ, चौथा और पांचवा ये है। 3 मैंने पहले बता दिए, जैसे 5 आप बॉक्स बनाते आ रहे थे, है ना? तो उनमें से एक का नाम होगा डी एक्स वाई, दूसरे का नाम होगा डी वाई जेड, और तीसरे का नाम होगा डी एक्स जेड, है ना? 3 तो ये एक जैसे थे। फोर्थ क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिफ्थ क्या है, डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल आपके होते हैं। ठीक है, आद्या अभी आया होगा? हेलो। हेलो। हाँ, प्लीज इसे एक बार ड्रॉ कर लो। हो गया। हो गया है? हाँ।
और ये फर्स्ट वाले में क्या प्लेन है? एक्स वाई जो जैसे सिंपल प्लेन में होता है वो? एक्स वाई। अच्छा हाँ, हो गया। ठीक है। ओके, पांचों डी ऑर्बिटल की शेप हो गई, आपको एस ऑर्बिटल की शेप पता चल गई, पांचों डी ऑर्बिटल की शेप पता चल गई, पी ऑर्बिटल की शेप पता चल गई। तो सारे ऑर्बिटल्स की अगर आपको शेप पता चल गई तो बेसिकली ये शेप डिनोट क्या करती है? सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये शेप आपकी डिनोट क्या करती है? ये शेप आपकी साइज स्क्वायर को डिनोट करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है, उस चीज को ये जो शेप है वो डिनोट करती है। मतलब अगर px ऑर्बिटल होगा तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में मैक्सिमम होगी। ये जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ जाएगी। px में लेता हूं तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। इतना बात आया? इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। साइज स्क्वायर किसको डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। साई क्या था? वेव फंक्शन था, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था। वेव फंक्शन को हम फिजिकली किसी चीज से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन साइज स्क्वायर के लिए बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग होती है। तो वो डायरेक्टली आप बोल सकते हो, लेकिन साई के लिए कुछ नहीं बोल सकते थे। मतलब एक ही केमिस्ट्री में एक जगह उसका मतलब वेव फंक्शन है और एक जगह तो नहीं 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 नहीं, वेव फंक्शन साई है, अच्छा दोनों अलग अलग चीजें हैं। और साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर साई स्क्वायर पूरा प्रोबेबिलिटी डिनोट करता है, साई सिर्फ किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। जब तक आप स्क्वायरिंग नहीं करोगे वो किसी काम का नहीं है। वहाँ पे वो वेव फंक्शन का स्क्वायर होता है? हाँ, वेव फंक्शन का जब स्क्वायरिंग करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आता है। खाली वेव फंक्शन किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये हो गया आद्या, नोट डाउन? हाँ हो गया। ठीक है। चलिए हटा देता हूँ ये बेस। क्लियर हो, ठीक है। अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर IIT JEE स्टूडेंट्स, नीट के पेपर में नहीं आ रहा है। आद्या आपके लिए एक और सजेशन है, नीट का पेपर पूरा NCERT से आ रहा है। NCERT जो रीड आउट करने का मेथड बताया है, उतना करते रहोगे तो पूरा का पूरा आपका मार्क्स आएगा नीट में।
हाँ, आपके किसी ने मतलब क्वेश्चंस नहीं, लाइन बाय लाइन जो पढ़ने का मेथड बताया था ना आपको, हाँ। वो आपको साथ साथ कंटिन्यू जरूर करना है। नीट वालों के लिए ये कंपलसरी है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एटलीस्ट पढ़ें। हालांकि जेई वालों को पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ेंगे नहीं ये लोग। तो आप ध्यान रखना, ठीक है। इस बार का पेपर में 720 था और केमिस्ट्री शायद 180 मार्क्स का था, और केमिस्ट्री के अंदर 80% के आसपास सिर्फ डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया हुआ था। तो 720 में सिर्फ 180 केमिस्ट्री? हाँ, 360 बायो होता है, 180 आपके पास क्या होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं। हाँ। हाँ जी, अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग साई को प्लॉट करते हैं, साई को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, पहले सिर्फ देखो फिर मैं समझाऊंगा कैसे होता है। साई को अगर मैं प्लॉट करता हूँ, साई इज अ फंक्शन ऑफ आर, रेडियस का फंक्शन अगर मान के साई को मैं प्लॉट करता हूँ अगेंस्ट रेडियस, साई आर को, मतलब आर का मतलब क्या है, रेडियस का फंक्शन है साई, और अगेंस्ट आर मैं प्लॉट करता हूँ, तो आपके पास कुछ ऐसा कर्व आता है। कंट्रोल दैट। ये इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। इस कर्व को क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक कर्व। ये 1s ऑर्बिटल के लिए कर्व आएगा फॉर साई। अगर 1s ऑर्बिटल का मैं साई लिखता हूं, मैंने आपको शायद एक बार बीच में लिख के दिखाया था, ऑर्बिटल का फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट अगर मैं प्लॉट करता हूं तो डायरेक्टली कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसका तरीका बताऊंगा आपको प्लॉट कैसे करना है, लेकिन पहले इतना समझिए कि 1s के लिए ऐसा दिखाई देगा आपको। फिर उसके बाद अगर आप 2s के लिए प्लॉट करते हैं, तो उस केस में कुछ ऐसा निकल के आएगा। ये थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। ये पार्ट आईआईटी जेईई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स मैच में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, मिस मत करना, पूछते जाओ जहां भी दिक्कत आ रही है। 2s ऐसा दिखाई देगा, 1s ऐसा दिखाई देगा। साई को प्लॉट कर रहा हूं, साई आर अगेंस्ट आर। नेक्स्ट, अगर इसी चीज का मैं स्केयरिंग करता हूं, स्केयरिंग करना अभी अभी बताया मैंने आपको, साई स्केयर प्रोबेबिलिटी को एक टाइप से डिनोट करता है। आप बोले 5 तो अकेला रह ही नहीं सकता, स्क्वायरिंग के साथ ही डिनोट करेंगे। नहीं, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, मतलब फिजिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अच्छा, मैथमेटिकली तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिजिकली मतलब उसका कोई मतलब नहीं निकलता कि वो क्या है। साई उसकी वैल्यू नहीं बोल सकते कि है क्या, तो फिजिकली कोरिलेट नहीं कर सकते कि साई हाथी है, घोड़ा है, कोई इंसान है, उसको नहीं बता सकते, लेकिन मैथमेटिकली तो दिखा सकते हैं ना। आद्या, हाँ। भाई x, लेट्स सी x, अब x क्या है हमें क्या पता, बार बार करते हैं, लेट्स अज्यूम x मैथ्स में, हाँ। तो x क्या है वो नहीं बता सकते डायरेक्टली जब तक डिफाइन नहीं करते हैं। तो साई स्क्वायर के लिए तो हमें पता है कि क्या होता है, लेकिन साई के लिए हमें नहीं पता है क्या होता है। साई के लिए मुझे नहीं पता है कि क्या होता है, और साई स्क्वायर के लिए मुझे पता है कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। पर हम लोग को मैथमेटिकली भी तो पता है ना कि फाई का मतलब हाँ, मैथमेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं, मैथमेटिकली वो एक वेव फंक्शन है बेसिकली। वेव फंक्शन। हाँ, मतलब x कैसा वैल्यू होगा उसका पता ही नहीं।
हेलो। हाँ क्या एक्स जैसे ही वेव फंक्शन होगा। अच्छा, और स्क्वायर वाला का मेरे को वैल्यू पता होगा, अच्छे से बिल्कुल डिफाइन होगा। बिल्कुल। स्क्वायर वाला का अपने को पता है फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये एक्स किसी फ्रूट के बराबर है या आदमी के बराबर है, हम लोग ये बोल सकते हैं। हाँ। ठीक है, जस्टिफाई कर सकते हो उस एक्स को। चलिए, ये कर्व कहां से निकल के आया था? अगर मैं साई 1 1 0 को प्लॉट करूं, मतलब प्रिंसिपल को 1 0 0 को प्लॉट करूं, मतलब आपके पास क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू कितना है? 1 है, l का वैल्यू 0 है और m का वैल्यू भी 0 है, मतलब वननेस ऑर्बिटल हो गया ये। तो इसके लिए जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकल के आती है, अब देखो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वापस से आएगा, वो कितनी होती है? 1/√पाई z डिवाइड बाय a नोट रेज टू पावर 3/2 e रेज टू पावर माइनस सिग्मा, while sigma is equal to ZR बाय ए नोट। अब इस चीज को मैं कैसे निकाल के लेके आता हूं? देखो, आप R का वैल्यू 0 रख के देखो पूरी इक्वेशन में R का वैल्यू 0 रख के देखो, तो जैसे ही यहां पर आप सिग्मा की जगह 0 करोगे तो e रेज टू पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और e रेज टू पावर 0 बिकम्स इक्वल टू 1। इतनी बात ठीक है? अगर मैं r का वैल्यू 0 करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? e रेज टू पावर 0 हो जाएगा, -0 बोलने मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा, और e रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। a नोट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोर। हाइड्रोजन एटम में जो पहला बोर ऑर्बिट था उसको रेडियस क्या बोलते हैं? जो जिसका वैल्यू a नोट का वैल्यू कितना आता था? 0.529 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये एक कांस्टेंट है, a नोट इज ए कांस्टेंट, z क्या है? आपका एटॉमिक नंबर है, वो भी एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी चली जाएगी? ये जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी चली जाएगी? 1। मतलब साई 0 0 की वैल्यू एट r इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा? सिर्फ इतना, जो कि एक कांस्टेंट है ना? ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट है, तो इसी वजह से एक कांस्टेंट वैल्यू अपनी ऑब्टेन हो रही है एट r इज इक्वल टू 0। इतना बात समझ आया? ये क्वेश्चन स्क्रॉडिंगर वाले हम लोग लेके आए थे, डिराइव वगैरह किए थे। हाँ, मैंने बोला था सारे ऑर्बिटल स्क्रोडिंगर से निकल के आते हैं। हाँ हाँ, तो याद है। तो इतना बात किसी को डाउट हो तो बताइए। श्रेया, आयुष, आर्यन? नो सर। नहीं है। फिर आप मेरे लिए क्या करके दीजिए, आर को इनफाइनाइट रखने की कोशिश कीजिए। आर को इनफाइनाइट रखिए तो इस इक्वेशन की क्या वैल्यू आएगी वो देखिए, साई की वैल्यू कितना निकल कर आएगी। यहाँ पे आप ई का वैल्यू क्या लिए थे? किसका वैल्यू? यहाँ पे ई ऊपर सिग्मा लगाया ना? हाँ, सिग्मा का वैल्यू में नीचे रख रखा है ZR बाय ए नोट, तो यहाँ पर क्या आएगा? R आ जाएगा, R 0 किया तो 0 इंटू कुछ भी करोगे तो 0 हो जाएगा। हाँ। सिग्मा पूरा क्या हो जाएगा? 0। ई पावर सिग्मा है ना? हाँ, e रेज़ पावर माइनस सिग्मा। तो ई के जगह पे भी कांस्टेंट डालना है। e रेज़ टू पावर 0, e क्या होता है? 2.71 इसकी कुछ वैल्यू होती है, लेकिन किसी भी नंबर का अगर मैं x रेज़ टू पावर 0 करता हूं तो इसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। अच्छा, हाँ वो तो पता है। तो e रेज़ टू पावर 0 किया तो कितना आ गया? 1 आ गया। 1 आएगा, 1। किसी और को कोई और डाउट?
आप आर को इनफाइनाइट रखने की कोशिश कीजिए, क्या वैल्यू निकल के आएगा देखिए। हेलो, इतना बात समझ में आया जहां तक कराया है? हाँ, अगर मैं इनफाइनाइट रखता हूं तो कितना आ रहा है? यहाँ पे ई का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, आर्यन डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? यस सर, नेटवर्क इशू। हाँ तो देखिए, मैंने क्या किया था, साई का वैल्यू रखा है यहाँ पर। साई का इक्वेशन मैंने पहले निकाला, मतलब निकल के आता है किससे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ये इक्वेशन मैंने पहले भी डिस्कस की थी। अगर मैं साई 1 0 0 लेता हूं तो इसका मतलब होता है साई कौन सा? वननेस ऑर्बिटल के लिए है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 0, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू 0। तो ये वननेस ऑर्बिटल को बेसिकली डिनोट करता है। सो वननेस ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन क्या होता है आपके पास? 1 अपॉन रूट पाई जेड बाय ए नोट रेज टू पावर 3/2 ई रेज पावर माइनस सिग्मा, वाइल सिग्मा इज इक्वल टू जेड आर बाय ए नोट। ये आपके पास होता है। सो अगर आप यहां पर r का वैल्यू 0 पुट करोगे, r का वैल्यू 0 पुट करोगे तो जेड आर बाय ए नोट जो कि सिग्मा के बराबर है, वहां पर r का वैल्यू 0 हो जाएगा और e रेज टू पावर 0 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 1। कोई भी e रेज पावर 0 करेंगे, किसी भी नंबर रेज पावर 0 करते हैं तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। यहां पर z एक कांस्टेंट है, a नोट एक कांस्टेंट है। a नोट की वैल्यू यहां पर आप देख पा रहे होगे 0.529 एंगस्ट्रॉम को होती है, मतलब z भी कांस्टेंट, a नोट भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट। सो सब कुछ कांस्टेंट है तो इसका ओवरऑल वैल्यू भी एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट यहां पर लाई करेगा। समझ आया? हेलो यस आर्यन, सर, यस आया सर। कुछ? नहीं आया तो बता दो, मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूं। नहीं सर, समझ गया। अब आपको क्या करना है, r का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करके इसी इक्वेशन में वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो साई की। r का वैल्यू इनफाइनाइट रखो तो क्या आंसर आएगा वो भी चेक करो। देखिए मैं बोलता हूं, r का वैल्यू अगर मैं इनफाइनाइट रखता हूं तो जेड आर बाय ए नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ऐसा है क्या? r का वैल्यू अगर मैं इनफाइनाइट रखता हूं तो जेड आर बाय ए नोट का वैल्यू कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा क्या? यस सर।
और 1/∞ 0 होगा। 1/∞ 0 होगा। एक सेकंड प्लीज किया है। हाँ ठीक है। सो हाँ, सिग्मा का वैल्यू आपका इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और माइनस सिग्मा है, मतलब इस चीज को कैसे लिख सकता हूं मैं एक बार थोड़ा सा हटा रहा हूं इरेजर। देखिए साई 1 0 0 that will become equal to 1/√pi z by a naught raised to power 3/2 e raised to, इसी चीज को e raised to power लिखने के बजाय इसे क्या करेंगे 1/e raised to power सिग्मा। e raised to power माइनस सिग्मा को लिखा जा सकता है 1/e raised to power सिग्मा। ठीक है क्या? इतनी बात ठीक है? सिग्मा की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट है। इफ सिग्मा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर सिग्मा आपका इनफाइनाइट है तो ई रेज टू पावर सिग्मा कितना होगा? इनफाइनाइट। ई रेज टू पावर इनफाइनाइट, किसी भी नंबर के ऊपर पावर क्या रख दो इनफाइनाइट, तो नंबर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। सो यहां पर e raised to power sigma will become equal to infinite, और 1/infinite किसके बराबर आ जाता है? 0 के। सो साई का ओवरऑल वैल्यू कितना चला जाएगा आपके पास? साई का ओवरऑल वैल्यू will become equal to, will tend to 0 at infinite r। सो इस वजह से कर्व ऐसा दिखाई देगा, कुछ कांस्टेंट से शुरू हुआ और जब इनफाइनाइट को अप्रोच करेंगे तो यहां पर आपका क्या होगा? ये 0 को टच करने लगेगा। इट विल टच 0 एट इनफाइनाइट, मतलब ये लाइन धीरे धीरे एक टाइप से पैरेलल टाइप में मूव कर रही है। एसएम पता नहीं, एसएम शॉट कभी नहीं सुना होगा। सो इतनी बात समझ आया? हाँ, आप पहले आर का वैल्यू इनफाइनाइट लीजिए और उसके बाद फिर सिग्मा का। इतना बात समझ में आ गया आद्या? कैसे निकाल के लेके? हाँ, कैलकुलेशन वगैरह तो मेरा मेरे पहले ही आ गया था, पर उस टाइम हम ना सिग्मा का वैल्यू 0 लिए थे, आर का वैल्यू 0 नहीं लिए थे। समझ गए ना कैसे करना है? मतलब ये बात समझ में आई, ये कर यही निकल के आएगा। हाँ, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ और आप ये सबका हो भी गया होगा क्योंकि कुछ था नहीं इसमें, तो उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अब मैं आपको किसी भी कर्व को स्केयर करने पे क्या होता है ये बताता हूँ। कोई भी कर्व आपके पास गिवन हो और उसका स्केयर किया जाए तो क्या होगा? जैसे यहां पर मैंने एक कर्व लिया, साइन वेव ले ली, कुछ ऐसे होती है साइन वेव। इसका स्केयर करता हूं तो क्या होगा? अगर मैं इसका स्केयर करता हूं तो बेसिकली क्या हुआ है, इस साइड एक्स वाई प्लॉट करते हैं, एक साइड एक्स प्लॉट कर रहे हैं। सो वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर में करने की कोशिश करता हूं, या आप ऐसा कर दीजिए, इसको वाई स्केयर इस साइड प्लॉट कर दीजिए, यहां से जो वाई निकल के आ रहा है, और इस साइड एक्स का एक्स रहने दीजिए। सो नेट मिला के बेसिकली क्या होगा, कर्व थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और नेगेटिव पार्ट मिरर अप होके, मिरर अप मतलब
आपके पास मिरर डाल दो आप, नीचे की तरफ नेगेटिव पार्ट नहीं आएगा कुछ भी। ये कर्व कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली जो भी नेगेटिव पार्ट होता है ना, वही चीज पॉजिटिव पार्ट में चली जाती है। मतलब इस क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, जबकि इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, वाई नेगेटिव हो सकता है। तो इस क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, बेसिकली मिरर अप होके इसी साइड सब कुछ आ जाएगा। ये जो नीचे पार्ट था ना, ये यहीं पे बीच में ऊपर की तरफ चला गया। ये बात समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं? हाँ। पता है मैथ में ये सीखा हुआ है शायद। ठीक है, अगर इतनी बात पता है तो फिर मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है। ये सिग्मा आर है, तो ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस को। आर किसको रिप्रेजेंट करता था? रेडियस को। हाँ रेडियस ही, हाँ वही कंफर्म है। रेडियस का फंक्शन होता है ना सिग्मा, रेडियस थीटा फाई। तो सिर्फ मैं रेडियल पार्ट मतलब सिर्फ रेडियस का फंक्शन लेके इसे प्लॉट कर रहा हूं। नेक्स्ट, साई स्क्वायर वननेस अगर मैं प्लॉट करता हूं तो कैसे दिखाई देगा? ये थोड़ा सा और डीप में चला जाएगा, लेकिन फंक्शन सेम रहेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव पार्ट कुछ था ही नहीं। तो इसमें फंक्शन साई वननेस जैसा ही दिखाई देगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। साई वननेस भी अपना ऐसा ही था और साई स्क्वायर वननेस भी ऐसा ही आपको दिखाई देगा। थोड़ा अच्छे से बना देना, टच नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल दोनों सेम दिखाई देंगे, लेकिन इससे डिनोट क्या हो रहा है एक्चुअली? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बिकम मैक्सिमम एट सेंटर। मतलब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है ना? कुछ अजीब नहीं है। कुछ अजीब है क्या? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ रही है। हेलो हेलो। हाँ जी, तो साई स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस में आप देख पा रहे हो, क्योंकि R इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? न्यूक्लियस की पोजीशन है। वहां पर क्या हो जाएगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बिकम मैक्सिमम। तो ये कुछ चीज अजीब नहीं है क्या? न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जा रही है, ये चीज कुछ अजीब नहीं है क्या? बस इतना सा पॉइंट में हाँ, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। अब देखिए कुछ अजीब नहीं हो गया? बहुत ज्यादा अजीब चीज है। हाँ। है ना? लेकिन होता ऐसे ही है। अपने को बोर रेडियस निकालने के लिए, मतलब ऑर्बिट में कहां पर मैक्सिमम निकलता है, एक और फंक्शन प्लॉट करना पड़ा। हम लोग क्या कर रहे थे? 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर था। तो हम लोगों ने क्या किया? स्फीयर की सरफेस एरिया को साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको प्लॉट किया अगेंस्ट आर।
अब क्या होगा, अब आप अगर देखने जाओगे तो जो इनिशियल वैल्यू, जो एक कांस्टेंट आ रहा था, उसको मैंने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पे आर 0 है, इस पोजीशन पे आर 0 है, मतलब ये 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। एट ओरिजिन 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर विल बिकम 0। सही है? हेलो? हाँ, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर है कैसे? नहीं, फिर 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तो अब इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर कर देता हूं तो उसके बाद ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब ये वाला कर्व 0 से शुरू होगा और एक मैक्सिमम तक रीच करेगा और फिर कुछ ऐसे इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। ठीक है? ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देता है। देखो आद्या, मैक्सिमम अगर आप बात करें साई की वैल्यू या साई स्क्वायर की वैल्यू ओरिजिन पे ही आती है, मैक्सिमम ओरिजिन पे ही बोलते हैं हम लोग। मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे आएगी, ओरिजिन पे ही आती है फॉर 1s ऑर्बिटल। तो उस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन यही बोलता है कि मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे आनी चाहिए, ओरिजिन पर ही आनी चाहिए। 4 पाई मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ व्हाट? क्या, मतलब मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ व्हाट, किसका? मैक्सिमम डेंसिटी नहीं, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन शुड बी मैक्सिमम एट ओरिजिन। प्रोबेबिलिटी ऑफ और फाइंडिंग, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर लगाने ये का क्या क्या डिनोट लॉजिक करता है, है? आता हूं मैं वापस आता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन ये बेसिकली क्या डिनोट करता है कि आपके पास ऑर्बिट्स की पोजीशन क्या क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट कहां है, सेकंड ऑर्बिट कहां है, वो आपको 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर से आइडिया लगता है। यहां पर जहां जहां पीक आएगी ना, वो आपकी ऑर्बिट की पोजीशन को डिनोट करेगा। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा। जो बोर का फर्स्ट ऑर्बिट था उसका रेडियस 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर के पीक से डिनोट होगा। या इस चीज को मैं थोड़ा हटा के एक बार इसको लिख देता हूं। ये डिनोट करता है ए नोट को। ए नोट क्या है, बोर का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस था। सो बेसिकली 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या है, ये ओरिजिन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को 0 कर देगा। और थोड़ा सा और अगर आप समझ सकते हो, एक वर्ड में यूज कर रहा हूं, समझ सकते हो, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया जो है उससे कोरिलेट कर रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा, तो उससे कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं साई स्क्वायर को। इस वजह से 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने मैथमेटिकली कोशिश की, और मैथमेटिकली जब कोशिश की तो इससे क्या बना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मतलब कितना डेंस है ये किस चीज से पता चलेगा, आपका 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से। डेंस किस वे में, मैं आपके साथ कुछ इमेज शेयर कर रहा हूं, देखते जाइए। एक इमेज देखिए, मीटिंग कंट्रोल, शेयर, न्यू शेयर, और ये देखिए एक इमेज आई होगी आपके सामने, दिखाई दे रहा है। हाँ। सो इस इमेज में आप क्या क्या देख पा रहे हो,
इस इमेज में आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है? एस पी डी अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखते हैं वो आपको दिखाया है। सो एस ऑर्बिटल में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? बिल्कुल एक छोटा सा स्फीयर दिखाई दे रहा है, जो पहला आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर एस ऑर्बिटल कुछ ऐसे। एक मिनट, इमेज थोड़ा कलरफुल हो गया, ऐसे ही रखना पड़ेगा। सो ये जो एस ऑर्बिटल है, ये देखिए स्फीयर दिखाई दे रहा है आपको आद्या? हाँ दिखाई दे रहा है। ये पी ऑर्बिटल डबल डम्बेल दिखाई दे रहा है है ना? डी ऑर्बिटल के अंदर जो आपके पास डी ऑर्बिटल है, क्योंकि एक्सिस अलग अलग होते हैं देखना मुश्किल होता है, लेकिन ये वाला डी जेड स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बीच में डिस्काई, ऊपर नीचे अपने पास लोब्स हैं। हाँ है ना? नहीं, इससे थोड़ा गड़बड़ करते हैं। इस इमेज को मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा क्या? ओके, शेयर स्क्रीन, मैं गूगल पे ओपन कर देता हूँ। हाँ देखिए, अभी दिखाई दे रहा होगा डी जेड स्क्वायर, तो आप क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा आद्या यहाँ पर। हाँ और ये सारे के सारे ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे होंगे। एस ऑर्बिटल में बेसिकली देखिए मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ दिखाई दे रही है? सेंटर पे एक ही तो स्फीयर है। हाँ तो स्फीयर है, तो स्फीयर पे सेंटर पे काफी अच्छा डेंसिटी, मतलब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगी? सेंटर पे होगी, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बिकम मैक्सिमम एट सेंटर। लेकिन अगर आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को प्लॉट करोगे, वापस से हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। न्यू शेयर व्हाइट बोर्ड। हाँ तो अगर डेंसिटी तो ज्यादा होगा, पर ये क्या लॉजिक हुआ? डेंसिटी नहीं, में डेंसिटी नहीं बोल सकते ज्यादा होगा, ये कुछ अजीब हो जाएगा। डेंसिटी बोलने से क्या गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि स्फीयर में सरफेस एरिया भी मैटर करता है। देखो आप क्या करो कि आर डिस्टेंस पे लेके जाओ तो पूरी एक कर्वेचर आपकी आएगी स्फीयर में। जैसे आपके पास एक स्फीयर है, देखो साइड में बना रहा हूं, यहां पर मैंने एक स्फीयर बनाया, कलर में दूसरा लेता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर बनाया। अब आप एक बात सोचो, ये सेंटर से तो हमेशा आर डिस्टेंस पे ही रहेगा, कहीं पे भी चले जाओ इसकी सरफेस पे, है ना? इसकी सरफेस पे कहीं पे भी चले जाओ, सेंटर से आर डिस्टेंस पे रहेगा। मतलब अगर आपको बोला जाए कि आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन कितना मिल सकता है, तो यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है पूरी सरफेस पे। हाँ तो सरफेस एरिया के फैक्टर को भी हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा डेंसिटी के लिए, कि कितना ज्यादा है। डेंसिटी बेसिकली क्या डिनोट करता है कि कितना ज्यादा मिल सकता है इलेक्ट्रॉन, है ना? सो आपके पास डेंसिटी का फैक्टर अगर लेना है तो सरफेस एरिया का फैक्टर भी काउंट होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो सरफेस एरिया होगा बहुत ही ज्यादा कम, सेंटर पे एक डॉट ही होगा, लेकिन यहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखोगे तो यहां पर ज्यादा आएगा, यहां पर कम आएगा, क्योंकि यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है ना? तो ओवरऑल देखें तो आपके पास बीच में ए नोट पर एक पीक आती है। ये पीक किस वजह से आती है, आप देखते जाओ। यहां पर क्या हो रहा है, साई स्क्वायर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है और 4 पाई आर स्क्वायर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। दो फंक्शन है, एक साई स्क्वायर है, एक 4 पाई आर स्क्वायर है। सो 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है, तो 4 पाई आर स्क्वायर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा, जबकि साई स्क्वायर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा। ठीक है?
हाँ। और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि बीच में एक पीक ऑब्टेन हो जाएगी। दोनों को कंबाइन करता हूं। क्वेश्चन था क्या इस सब पे क्वेश्चन है क्या? नीट में तो एक भी नहीं आएगा। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा टिपिकल है, IIT जेई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीट में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी लोग बताइए, IIT वाले। आशय, आर्यन, आयुष, कुछ समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। आ रहा है कुछ यस सर। कुछ आ रहा है। यस चलो, यस मैं एक ट्रिक बताता हूँ, पहले छोड़ो, बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहले ट्रिक बताते हैं, इसको ड्रॉ कैसे करना है। अगर आपको किसी ऑर्बिटल का n, l और m वैल्यू पता है, ये तीनों वैल्यू पता है, मतलब ये दोनों पता है, तो आप निकाल दोगे। बेसिकली मुझे अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्लॉट करना है, डेंसिटी फंक्शन, किसी भी ऑर्बिटल के लिए 4πr² ψ², ये प्लॉट करना है किसी भी ऑर्बिटल के लिए, तो आप लोग क्या करोगे, 0 से शुरू कर दोगे, 0 से शुरू कर दोगे, और कहां पर जाओगे, 1 बनाया, 2 बनाया, और मल्टीपल बनाते जाओगे। कितनी बार कट करना है, n-l-1। ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो उसमें से माइनस कर दें, एजीमुथल को -1 कर देते हैं, n-l-1 अगर आप कैलकुलेट करते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ 4D आ गया आपके सामने, कोई एक ऑर्बिटल 4D मैंने ले लिया, तो मैं देखूंगा इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, 2 है, -1, मतलब नेट मिला के वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-l-1 की 1। सो एक ही बार कट होगा ये एक्स एक्सिस को, तो इसका 4πr² ψ² कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसे। बस सिंपली एक बार टच कराना है, 4πr² ψ²। क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ा फायदा करेगा, सीधा सीधा सिर्फ एक बार n-l-1 कैलकुलेट करो और उसके अकॉर्डिंग देख लो कि कितनी बार टच करेगा। यहां से शुरू करते जाओ, ये जो नेक्स्ट वाली पीक होगी ये थोड़ी लंबी होगी, पहले वाली थोड़ी छोटी होगी, तो हर एक जो नई वाली पीक आती जाएगी वो थोड़ी लंबी होती जाएगी। सो आप सबसे पहले चेक कर लोगे, सबसे पहले आप n-l-1 वैल्यू चेक कर लोगे, और वो वैल्यू जितनी आएगी, मतलब जितना 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, उतनी ही बार ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। इतना बात तो समझ आया होगा अद्या? हाँ, ये तो समझ आ गया ठीक। और वो पीक क्या रिप्रेजेंट करता है? पीक रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बेसिकली। मतलब कहाँ सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन है? हाँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक्चुअली आता है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इतनी बात समझ आई? हाँ। देखो, मैं कुछ और करूँ, आपके सामने ड्रॉ करता जा रहा हूं, अब देखते जाइए। मुझे अगर 6p का ड्रॉ करना है, तो 6p में देखो n-l-1 वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू तो 6 होगी, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी आती है, 1 होता है। सो 6 - 1 -1 मतलब 4 वैल्यू आ गई आपके पास। क्या करो, 4πr² ψ² प्लॉट करेंगे, और कितनी बार टच कराना है, 4 बार। तो मैं ओरिजिन से शुरू किया, 1 2 3 4
और 5वीं बार टच नहीं कराना, ये इनफाइनाइट पे ले जाओ। समझ आया कैसे प्लॉट हाँ। करना है? इतनी बात सबको समझ आई क्या? बता दो एक बार। हाँ। आशय, आर्यन, आयुष, प्रणव। हाँ प्रणव बोलो। यस आई आ गई है। तो ये चीज नोट डाउन कर लो। सबसे पहले n-l-1 वैल्यू कैलकुलेट कर लो और उसके थ्रू डायरेक्टली आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा वो आप देख सकते हो। नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक और पॉइंट बोलता हूं इसमें। हो गया नोट डाउन? हेलो, हाँ हो गया। ठीक है। अपने वर्ड्स में लिख लेना कि कैलकुलेट कैसे करना है। पहले सबसे पहले n-l-1 वैल्यू, फिर उतनी ही बार वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये चीज देखनी है। ईच सब्सिक्वेंट पीक विल बी हायर देन प्रीवियस पीक। प्रीवियस पीक से जो अगली सब्सिक्वेंट पीक होगी वो हायर होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब ये लगातार बढ़ता जाएगा फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्लॉट करना इतना आसान है, लेकिन सिर्फ आपको साइज स्क्वायर प्लॉट करना होता तो सेम वे में क्या करते, पहले 4 ही कैलकुलेट किया, उसके बाद क्या करेंगे, पहली पीक को हाई कर देंगे, ये कुछ ऐसे होता है। साइज स्क्वायर सिर्फ प्लॉट करना हो, मतलब 4πr² साइज स्क्वायर की जगह सिर्फ साइज स्क्वायर प्लॉट करना हो, तो उस केस में क्या करते हैं, हर एक पीक छोटी होती जाएगी। उसमें क्या हो रहा था, 4πr² साइज स्क्वायर में हर एक पीक बड़ी होती जा रही थी, सिर्फ साइज स्क्वायर हो तो हर एक पीक छोटी होती जाएगी। इसमें एक ट्रिकी सा पॉइंट और है साइज स्क्वायर में। अगर s ऑर्बिटल है, मतलब मैं यहां पर ले रहा हूं 4s ऑर्बिटल, तो यहां पर 3 पीक्स आनी चाहिए। 3 जो n-l-1 की वैल्यू होगी वो 3 आ जाएगी। सो मतलब 3 बार टच करना चाहिए था। ये s ऑर्बिटल कभी भी 0 से शुरू नहीं होता है, s ऑर्बिटल ऊपर से शुरू होगा। एक बार टच किया, 2 बार टच किया, एक सेकंड इसको थोड़ा हटा देता हूं। s ऑर्बिटल ऊपर से शुरू होगा, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया और फिर चौथी बार इनफाइनाइट पे ले जाएंगे। सो s ऑर्बिटल के लिए अगर साइज स्क्वायर प्लॉट कर रहे हैं, 4πr² साइज स्क्वायर नहीं, 4πr² साइज स्क्वायर में तो हमेशा ही 0 से शुरू होगा, लेकिन s ऑर्बिटल के लिए सिर्फ साइज स्क्वायर या साई प्लॉट कर रहे हैं तो आपके पास कहां से शुरू होगा, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, किसी कांस्टेंट से शुरू होगा, ना कि 0 से। P, D और F वगैरह जितने भी ऑर्बिटल हैं, P, D, F, G, बाकी जितने भी ऑर्बिटल बच गए सब तो 0 से शुरू होंगे, लेकिन आपके पास S ऑर्बिटल ऊपर से शुरू होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो किसमें हम लोग 4πr² 5² लगाएंगे और किसमें सिर्फ 5² नहीं, आपसे पूछेगा कि साइज स्क्वायर, आइदर साइज स्क्वायर पूछेगा या 4πr² साइज स्क्वायर पूछेगा। तो अगर 4πr² साइज स्क्वायर पूछा गया तो वो कुछ इस टाइप से आएगा, हमेशा ओरिजिन से शुरू होगा। और अगर साइज स्क्वायर पूछा गया हो तो ये कहां से शुरू होगा, s ऑर्बिटल के लिए ऊपर से शुरू होगा, जबकि बाकी सारे ऑर्बिटल के लिए 0 से शुरू होगा।
इसमें हर एक पीक घटती जाएगी। मतलब आपके सामने दो कर्व आ गए, अरे क्वेश्चन किस टाइप से आता है, दो कर्व आ गए, ऐसा कर्व आ गया और ऐसा कर्व आ गया, आपसे पूछा गया कौन सा 4πr² साई स्क्वायर का है, कौन सा साई स्क्वायर का है, तो कैसे डिफरेंशिएट करना है ये पूछ लेंगे। अब वो तो आ गया। हाँ तो बस वही चीजें देखनी है आपको। आया? हाँ। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इस सबको मैं पहले कॉपी कर लो, क्या क्या डिफरेंस है वो लिख लो अपनी तरफ से, और फिर मैं एक और चीज बताता हूँ कि साई को, वेव फंक्शन को डायरेक्टली कैसे प्लॉट कर सकते हैं, बिना कुछ फॉर्मूला के, बिना कोई इक्वेशन के डायरेक्टली वेव फंक्शन कैसे प्लॉट करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप इन सबको नोट कर लो और अपने वे में लिख लो कि इस सबको प्लॉट करना कैसे है। हेलो। हाँ सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट फिर से हो गया था। सो कॉपी हुआ था या मैं दोबारा से लिखूं? हो गया था। चलो बाकी लोग बता दो एक बार, अगर कॉपी नहीं हुआ हो तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा मेरा नेटवर्क में इशू आ रहा है, तो इससे आगे छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं कि साइज को कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है? हाँ, और फिर आप डाउट लेते हैं। हाँ, आज 11 बजे से कहा था तुमने। हाँ, वो हाँ क्वेश्चन से ज्यादा आपको डाउट नहीं है, बस वो 2-4 टर्म्स पे डाउट आ रहा है, और ठीक है। इसी तरह का 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, जैसा भी डाउट हो बता देना, मैं 11 बजे ऑनलाइन रहूँगा। ठीक है? किसी और को टाइम चाहिए हो डाउट के लिए? आर्यन, आशय? सर डाउट मतलब एक अलग कंसेप्ट सीखना है, मतलब समझना है। हाँ बता देना। मतलब जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग का एक तो टॉपिक है हमारा ये लास्ट वाला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। हाँ मतलब उसके कैसे हम उसके ऑर्बिटल मतलब कैलकुलेशन कैसे करते हैं? हाँ नहीं, लेस देन 14 में एक अलग तरीके से लिखते हैं उसका ऑर्बिटल, 1s 1s एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक और है। वो वाला, और एक और टॉपिक है वो प्लैथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इन वो फिजिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। ठीक है। तो सर ये तो टॉपिक में डाउट है, और एक आध और टॉपिक होगा, मैं वो देख के बताती हूँ। ठीक है, तो श्रेया आपको हम लोग रखते हैं किस टाइम फ्री रहते हो आप? सर 3 बजे तक क्लास है मेरी आज, उसके बाद फिर 5 बजे से क्लास है, फिर 5:40। अरे 2 से 5 मेरी लगातार क्लास रहती है। हाँ तो सर ठीक है ना, फिर हम शाम को रख लेते रात को। हाँ तो किस टाइम, रात में किस टाइम फ्री होते हो? 6 के बाद कभी भी। तो 6 से ही रख लेते हैं, 6 से हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है? हाँ ओके सर। ठीक है। ठीक है, आजा, किसी और को टाइम चाहिए हो तो बता दो। बाकी लोग सोल्व ही नहीं कर रहे, गलत बात है। चलिए ठीक है, बाय। थैंक यू सर। बस थैंक यू सर, बाय सर।